गाइस, आज के इस छोटे सी वीडियो में मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक लिमिटेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो लिमिटेशन क्या है, इसको जानने से पहले मैं थोड़ा आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहता हूं। ये बताया गया था कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे किसी भी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोबारा सुनो, वो कोई भी प्रॉपर्टीज किसी बाइनरी सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, न कि व्हाट सॉल्यूट इज, तो उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, and then there was depression in freezing point, and the last one we did yesterday was lowering of osmotic pressure। फिर हमने इन चारों के लिए डेरिवेशंस किया था, फॉर्मूला निकाला था। अब उन फॉर्मूले के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो पहले हम इन चारों को एक बार से इक्वेशन को रिपीट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा वो था आर एल वी पी, जिसमें हमने डिराइव किया था डेल्टा P1। डेल्टा P1 का मतलब है चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन P1 नॉट। मैं एक चीज आपको बता दूं जो हो सकता है कंफ्यूजिंग लगता हो। मैं ए और 1 यूजुअली सॉल्वेंट के लिए यूज करता हूं, बुक में भी ऐसा यूज किया जाता है, और बी या 2 सॉल्यूट के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर सॉल्वेंट की और सॉल्वेंट की। इक्वल टू ये था हमारा x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये इक्वेशन था। दूसरा हमारा इक्वेशन था डेल्टा, ध्यान से देखना है, डेल्टा टीबी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू था हमारा केबी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ जाता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये निकालने के लिए था। तीसरा हमने इक्वेशन डिराइव किया था, दैट वाज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ multiplied by m, यानी change in freezing point of a solution after adding a non-volatile solute is equal to the cryoscopic constant multiplied by molality of the solution। और जो कल हमने डेरिवेशन किया था फोर्थ, वो था पाई इज इक्वल टू CRT। अब इसमें मैंने बताया था कि C मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, R गैस कॉन्सेंट्रेट, T टेम्परेचर है। अब इन इक्वेशंस की एक प्रॉब्लम है। अब मैं उसी प्रॉब्लम पे आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर वो है क्या। देखो, ये सारे के सारे इक्वेशन सिर्फ उन्हीं सॉल्यूट्स पे लागू होता है जो सॉल्यूट्स ना तो डिसोसिएशन करते हैं ना वो एसोसिएशन करते हैं। क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा, पर डिटेल में जब हम वैंटो फैक्टर जो कि अगले लेक्चर में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। बट फिर भी आप एक बार डिसोसिएशन और एसोसिएशन को रफली समझो। देखो, आपने क्या किया, शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में, तो शुगर के मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने के बाद दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट नहीं होते, यानी एसोसिएशन नहीं हुआ, और ना ही शुगर के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं। शुगर के मॉलिक्यूल जो C12H2211 है उससे छोटा वो नहीं होता, राइट। वो ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना वो एसोसिएट हो रहा है, राइट। तो इसे बोलते हैं डिसोसिएशन एसोसिएशन। पर जब आप एसिटिक एसिड की बात करो, ध्यान सुनना, एसिटिक एसिड को वाटर में डालने के बाद 2 एसिटिक एसिड मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए डाइमर बन जाता है, तो वहां एसोसिएशन हो गया। तो इन सिंपल वे, अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाता है या डिसोसिएट कर जाता है या वो एसोसिएट कर जाता है, तो उन सॉल्यूट के केसेस में ये सारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशंस है ये एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, these are not applicable, ध्यान से देखना है, these are not applicable for those solutes, for the solutes which undergo either dissociation or association or association, राइट। चलो एक बार फिर से इसको देखते हैं छोटे से टॉपिक को। ये सारे इक्वेशन क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, तो अगर कोई सॉल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन करता है सॉल्वेंट में जाकर, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, राइट।
जैसे अब फिर क्वेश्चन उठता है कि ये इन पे वो सॉल्यूट जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन करता है उस पे लागू नहीं होगा, तो वो कौन कौन से सॉल्यूट है जिनमें ये लागू हो सकता है। तो यहां पे मैं आपको लिखता हूं, सपोज हमने बोला एसिटिक एसिड CH3COH, CH3COH। अब ये क्या करता है, ये एसोसिएशन कर लेता है, ये एसोसिएशन कर लेता है वाटर में डिसॉल्व हो गया, एसोसिएशन यानी विनेगर को आप पानी में डालते हो तो वो एसोसिएट कर जाएगा, और इस पे क्या होगा, दीज आर नॉट एप्लीकेबल, ये नॉट एप्लीकेबल यानी इस पे ये लागू नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी बता रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल जिसपे ये एप्लीकेबल नहीं है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, तो इस पे भी क्या है, ये भी और ये हमारा दोनों पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी NaCl पे भी एप्लीकेबल नहीं है और एसिटिक एसिड पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से सॉल्यूट है। ऑफ कोर्स लाइक शुगर की बात करते हैं, शुगर ये वाटर में जाकर ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट, इस पे लागू होगा। आप ग्लूकोज की बात कर सकते हो, ग्लूकोज की बात कर सकते हो, इस पे ये लागू होगा। आप यूरिया की बात कर सकते हो, ये इस पे लागू होगा, यानी इन पे ये एप्लीकेबल है, इन पे ये चारों इक्वेशन एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल, राइट। तो ये कुछ एक सॉल्यूट्स हैं जिन पे ये एप्लीकेबल है चार इक्वेशन, और ये कुछ एक सॉल्यूट्स है जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। चलो एक बार फिर से एक लाइन में समझते हैं। ऑल दोज सॉल्यूट्स which undergo association or dissociation, for those solutes, these equations cannot be applied. For only those solutes they can be applied which neither dissociate nor associate, right? तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों हमने एग्जांपल आपको दिया, ये क्या है, they neither dissociate, neither dissociate, ना तो ये टूटते हैं पार्शियली या आयंस में डिसोसिएट, नॉर एसोसिएट करते हैं यानी आपस में जुड़ते हैं, नॉर एसोसिएट, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको इस छोटे से वीडियो के जरिए बताना चाहता था। और चलो देर न करते हुए इसको ही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड दूसरों का भी ख्याल रखो, जो बहुत ही जरूरी है आज के दिनों में जहाँ पे सभी लोग एक डर जैसी सिचुएशन में है। मैं पर्सनली काफ़ी दिनों से इस डर को महसूस कर सकता हूँ, बिकॉज यू हैव अ फैमिली लाइक आई डू हैव हियर। तो आई विश कि आप जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो और कोशिश करो